दुनिया भर के डॉक्टर्स ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस से निपटने के लिए कुछ वैक्सीन्स का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान हो या हमारे डॉक्टर्स हो, उन्होंने वैक्सीन्स को कंफर्म किया कि ये तमाम वैक्सीन्स आपकी सेहत के लिए बेहतर हैं और अगर आप ये वैक्सीन लगाएंगे तो आप कोरोना वायरस के तकालीफ से बच पाएंगे। तो मैं लोगों को गुजारिश ये करना चाहूँगा कि प्रोपेगेंडा की बात ना सुने, जो लोग इंतशार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बात ना सुने, अपने डॉक्टर्स की, मेडिकल एक्सपर्ट्स की, हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात सुने, अपनी हुकूमत की बात सुने, जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं उनकी बात सुने, जो आपको कहती हैं कि वैक्सीन लगाना आपके लिए नागुज़ीर है। मैं तमाम लोगों को जो कि बार बार बंदिशों के हवाले से तनकीद करते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर अमेरिका में तमाम चीज़ें खुल गई हैं अब, तो वो इसलिए खुली हैं कि अमेरिका की 70% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया। अगर मुत्तहदा अरब इमारात में चीज़ें खुल गई हैं या खुलने की तरफ जा रही हैं, तो वहाँ पर उनकी आबादी के बड़े तनासुब को वैक्सीनेट कर लिया गया। अगर यूरोप में अब चीज़ें खुलने की तरफ जा रही हैं तो वहाँ पर भी वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाया गया और चीन की मिसाल आपके सामने है कि वहाँ पर भी यही वैक्सीन जो आपको यहाँ लग रही है, ये वैक्सीन वहाँ पे लगी है। तो मैं लोगों को एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हुकूमत का साथ देंगे और बड़े पैमाने पर अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे तो हुकूमत के लिए आसान होगा कि वो बंदिशें ना लगाए और हम चीज़ों को खोलने की तरफ चले जाएं। मैं तमाम अपनी सनत के मालिकान को, इनके एसोसिएशन को यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि हुकूमत आपके साथ खड़ी है। आप अपने वर्कर को कायल करें कि वो बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगवाए ताकि हम सब इस मनहूस वबा से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें। वैक्सीन अवेलेबल है, बड़े पैमाने पर अवेलेबल है और आज कुछ ताजिरों ने जो शिकायत की है कि वह रजिस्ट्रेशन 30 साल से ऊपर लोगों के चूँकि कोड नहीं आ रहा, तो 30 साल से ऊपर के वर्कर्स की अभी तक वैक्सीनेशन यहाँ पर नहीं हो पा रही है, वो सुस्त रवि का शिकार है। तो इंशाल्लाह वो मामला भी हम NCOC से बात करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने फ़ैसला ये किया है और बिलखुसूस जो हमारे फ्रंट लाइन के लोग हैं, पुलिस वाले हों, रेवेन्यू स्टाफ हो, यहाँ पर रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं, ये लॉ इन्फोर्समेंट के जो एहलकार हों, ये हमारे फ्रंट लाइन है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स हमारे फ्रंट लाइन है। वो लोग जिनको कोई ना कोई बीमारी है, कोई कोमॉर्बिडिटी है, उनको मैं समझता हूँ कि उम्र की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए और हमको वॉक इन कर देना चाहिए सबके लिए कि शहरी आएँ, वैक्सीन अवेलेबल है, अपना ID कार्ड दे, रजिस्ट्रेशन हो, वैक्सीनेट हो और वो जा सके। तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी NCOC को इस हवाले से नरमी करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट NCOC के सामने ये बात करेगी। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने भी मामला रखूँगा ताकि इस मामले को खुश उसलूबी के साथ हम रिजॉल्व कर सकें और बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाया जा सके, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह हमारी सनतें पाकिस्तान की मईशत को लीड कर रही हैं, पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के दे रही हैं, उसी तरीके से सनतें, हमारे मज़दूर अपनी हुकूमत का साथ देंगे, समाजी फासला, मास्क पहनेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे ताकि हम भी नॉर्मलसी की तरफ इंशाल्लाह जा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस वक्त कोरोना का राज है, लेकिन माफ़ी के साथ मैं एसोसिएशन के दोस्तों से भी ज़रा माजरत करता हूँ कि एक सवाल है ऐसा जो कि कोरोना का राज है, लेकिन अभी मैं अखबार पढ़ के आया हूँ तो वफाकी हुकूमत कह रही है कि सिंध में डाकुओं का राज है और शहजादा आ रहा है शाम को, उसके बाद डाकू भाग जाएंगे। कौन सा शहजादा आ रहा है? वजीर दाखिला सिंध के रहे मैं आ रहा हूँ और उसके बाद डाकुओं से मैं खुद मेरे ख्याल में शेख रशीद को आज तक किसी शहजादा नहीं कहा था। आज तो आपने शेख रशीद के बारे नयारे कर दिए। डाकुओं से मुकाबला डाकुओं से मुकाबला करने आते। शेख रशीद साहब ने रेलवे के बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी। जो रेलवे का हाल है वो आपके सामने, आज आजम स्वाति साहब कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो गया है। मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सूबा सिंध के अंदर जो माजी में होती थी, यही लॉ इन्फोर्समेंट के दायरे, हमारी पुलिस हो
रेंजर्स हो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमने मिल के काम किया। सिंध गवर्नमेंट ने उसको लीड किया और आपने देखा कि सिंध भर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मिसाली बनाया गया। वही सिंध गवर्नमेंट है, वही पुलिस है, वही रेंजर्स है, इंशाल्लाह इन डाकुओं को भी निमट लेंगे और जो अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ है उसको भी निपटेंगे। बट शेख रशीद साहब को ये देखना चाहिए, वफाकी हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जो रॉकेट लॉन्चर बड़े बड़े असला है ये सिंध के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होता, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है? ये या तो सिंध के बॉर्डर के बाहर से आ रहा है या पाकिस्तान के बॉर्डर के बाहर से आ रहा है। तो ये जो वज़ीर दाखिला हमारे हैं उनको बॉर्डर्स की सर्वेलेंस को थोड़ा सा शायद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि ये जो असलहे की नक़्ल हरकत है इसको रोका जा सके। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तरफ तो सिंध हुकूमत कहती है कि SOPs पर जो है वो अमल दरामद करना चाहिए, जिसकी वजह से असिस्टेंट कमिश्नर को ये खुसूसी हिदायत जारी की जाती है कि जहाँ पर भी SOPs की वायलेशन हो उसके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन करना चाहिए। अभी रिसेंटली जो है वो डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके में एक पिंक सैलून था, PENGS पिंक सैलून था, को जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ने बंद कर दिया। अब चूँकि वो लेडीज़ का सैलून है तो वहाँ पर आला मिनिस्टर्स और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जो एहलियाँ हैं वो वहाँ की कस्टमर्स हैं, उन्होंने उसकी शिकायत कर दी मिनिस्टर्स की एहलिया से, जिसके बाद CM साहब तक ये बात पहुँची और CM साहब ने रातों रात उस असिस्टेंट कमिश्नर को उनके ओहदे से हटाकर कहीं और तैनात कर दिया। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद होना चाहिए, दूसरी तरफ किसी तरीके से जो ब्यूरोक्रेट है वो कमजोर हो रहा है, तो फिर कैसे कानून को जो है वो नाफिज किया जाएगा? अच्छा, पहले तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा, जिस सैलून की आपने बात की वो चल सकता था? मतलब बंद करवा दी गया ना सर? नहीं चल सकता था ना, उसको बंद होना चाहिए था। अब मेरा सवाल देखिए हुकूमत और अवाम, रियासत का जुज़ है ना, ये हुकूमत है, ये अवाम है, मिलकर काम करेंगे तो चीज़ों को आसानी से किया जा सकता है। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो दुकान, क्या वो सैलून, क्या वो दफ्तर खुल सकता था या नहीं खुल सकता था? पहली चीज़, वो नहीं खुल सकता था। शहरी जा रहे थे ना वहाँ पे। आप प्रॉब्लम हुकूमत के लिए ये है कि आपका अमला सख्ती करता है तो आवाम नाराज़ होती है, सख्ती नहीं करते तब भी आवाम नाराज़ होती है। तो ये जो आपने थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस चीज़ को बताई, मैं इसके बारे में मुझे पता है। ये जो आपने कहा कि कोई कार्रवाई की गई, ये आज नहीं, आज से कोई 2 हफ्ते पुरानी बात है, ईद से पहले की बात है ये, जब ये कार्रवाई की गई। और हम बार बार अपने अमले को ये कहते हैं कि डिसेंसी के साथ, कि किसी शख्स की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इदारा SOPs को वायलेट कर रहा है, नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उस इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, ना कि शहरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। एक मिनट, मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि परसों मैं ख़ुद और मेरा वज़ीर आला और हम कुछ वज़रा कराची शहर के दौरे पर निकले। कोई मीडिया को नहीं बताया, किसी को नहीं पता। आज शायद मुझसे नाराज़ हो जाए चीफ मिनिस्टर साहब इस बात पे, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम रात को SOPs को चेक करने के लिए निकले कि क्या किसी रेस्टोरेंट में डाइनिंग सर्विस चल रही है, क्या SOP की खिलाफ वर्जी हो रही है, नहीं हो रही। क्योंकि सोशल मीडिया पे ख़बर चलती है कि फ़लाँ रेस्टोरेंट चल रहा है, फ़लाँ दुकान चल रही है, फ़लाँ इदारा चल रहा है, तो हम देखने के लिए गए। मैं आज आपको हल्फिया कहता हूँ कि एक क्लिफ्टन में रेस्टोरेंट चल रहा था, एक रेस्टोरेंट चल रहा था, दरवाज़ा बंद, बाहर से ताला लगा हुआ है, लाइट बंद। नज़र पड़ी हमारी उस पर, हमने उसी डिप्टी कमिश्नर को वहाँ भेजा, पुलिस को वहाँ पर भेजा, उन्हें दरवाज़ा खटखटाया, कोई नहीं आया, तो मजबूरन पुलिस को दरवाज़ा फलांगना पड़ा। जैसे दरवाज़ा आपने फलांग लिया, जब फलांग के गए तो अंदर एक और दरवाज़ा, तो वो लॉक था। तो पुलिस ने कहा हम दरवाज़ा तोड़ें या ना तोड़ें। हमने कहा भाई प्राइवेसी किसी की ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो हमने कहा बाहर से अपना ताला लगा दीजिए ताकि अगर कोई शख्स अंदर है तो वो नहीं निकल पाएगा। नतीजा ये हुआ कि आधे घंटे बाद उन लोगों ने खुद अपना दरवाज़ा खोला और पता ये चला रेस्टोरेंट चल रहा था, शहरी वहाँ पर मौजूद थे। अब इस कहानी को आप इस तरह ट्विस्ट करना चाहें ट्विस्ट कर सकते हैं। आपका जो अमला था उसने दीवार फलांगी बिकॉज एक गैर कानूनी कार्रवाई हो रही थी। एक मिनट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए बार बार हुकूमत कह रही है कि शहरी अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे हमारे साथ तो हम कैसे काम कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं अगर ये बंदिश लगाई, हमें कोई शौक़ नहीं है,
ये रेस्टोरेंट चलेंगे, दुकानें चलेंगी, ताजिर चलेंगे तो हमारा फ़ायदा है, लोगों को रोज़गार मिलता है, टैक्स मिलता है रियासत को। लेकिन अगर हुकूमत ने ये बंदिशें लगाई हैं तो एक वजह है, और वजह ये है, और वो वजह आप उन लोगों से पूछें जिनके प्यारे बिछड़े हैं कोरोना वायरस की वजह से, उन लोगों से पूछें जो आज कोरोना वायरस में मुब्तला हैं और उनको तकलीफ़ है, उन लोगों से पूछें जो पाकिस्तान से बाहर हिंदुस्तान के आप हालात देख लें तो अल्लाह ना करे वो हालात पाकिस्तान में हो। उन हालात से निमटने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। मैं समझता हूँ आपको अपनी इंतज़ामिया का साथ देना चाहिए। अगर इंतज़ामिया मजबूत तरीके से काम करेगी तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से SOPs को एनफोर्स कर पाएंगे। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इंतज़ामिया के काम में दखल अंदाजी नहीं करती। ये बताइए कि ताजिरों का कहना ये है कि सिंध हुकूमत ताजिरों के खिलाफ साजिश कर रही है जानबूझकर, और ये बता दें कि जो इतने बड़े पैमाने पे जो ये स्पेंड हो रहे हैं तो ये तमाम पैसा क्या कराची की सड़कों पे लगेगा बनाने के लिए या नहीं, ये बता दें। आज जिस जगह पे आप मौजूद है ना, उसकी सड़कें आप देख लें, वो सड़कें सिंध हुकूमत ने, वो पैसा इन्हीं लोगों को दिया गया था, इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि वो सड़कें अपनी बना दें। इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती कि वज़ीर आला सिंध ने पैसे निकाल के ताजिरों के हवाले कर दिए कि जी आप लोग सिर्फ नहीं, बाकी जी सिर्फ फबाटी नहीं, काटी नकाटी साइड। तो ये जो पैसा है ना, ये आवाम का पैसा है, आवाम के ऊपर ही लगाया जाता है। जो लोग इंतशार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इंतशार क्रिएट ना करें। ये मुंतशिर करने की सियासत जो है ना इस शहर में, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है इस शहर को, और मैं समझता हूँ तफरीक की सियासत नहीं होनी चाहिए। सिंध हुकूमत आवाम के मफाद में ये फ़ैसले कर रही है, मुश्किल फ़ैसले हैं। सियासी जमातों को पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। जब लाहौर के अंदर, अभी लाहौर में पॉजिटिविटी रेशो कम हुआ है, कराची में पॉजिटिविटी रेशो बढ़ा है, गालिबन 14% है या 13% है पिछले 24 घंटे का। लाहौर में ये पॉजिटिविटी रेशो कम हुआ है। कैसे कम हुआ? कि लाहौर की इंतज़ामिया ने चीज़ों को बंद किया। जब लाहौर की इंतज़ामिया ने चीज़ों को बंद किया तो कोई ताजिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आया? वहाँ पे पीपल्स पार्टी के अहलकार हैं, हमारे ओहदेदार, ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि लाहौर के ताजिर के खिलाफ साजिश हो रही है, या नून लीग वालों ने इस तरह की बयानबाजी की? ये अफसोसनाक है हमारे मुखालिफों का कि वो अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। ये सियासी मामला नहीं है, ये सेहत का मामला है, और सेहत से बढ़कर कुछ निजी ये मैं आपके पास जब वज़ीर आज़म आते हैं तो कौमी तौर पर वज़ीर आला सिंध कर दिया है, जो वज़ीर दाखिला भी आ रहे हैं और सिंध की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों के दरमियान कोई बातचीत हुई है कि वो शाम में जो मीटिंग्स करेंगे उनमें वो वज़ीर आला भी मुलाकात करेंगे सूबे की चीफ? तो वो देखिए, हालात ख़राब जो इंसिडेंट हुआ था शिकारपुर में हुआ, लेकिन वज़ीर दाखिला शिकारपुर नहीं जा रहे, वो कराची आ रहे हैं। कि कराची में आप मीडिया माशाल्लाह उनको कवर करेगा। वज़ीर आला सिंध तो शिकारपुर में सुबह मौजूद है, सुबह 9 बजे अपने IG के साथ, अपनी पुलिस के साथ, अपनी आवाम के साथ। तो ये कमिटमेंट है सिंध हुकूमत की। वज़ीर आला सिंध शिकारपुर से आने के बाद बदीन में, जो बदीन की आवाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को बेहतरीन तरीके से जो कामयाब कराए, जो मैं समझता हूँ लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, से पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बदीन जा रहे हैं, मुराद अली शाह साहब बदीन जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज शायद वो अवेलेबल नहीं होंगे, और ये प्रोग्राम भी आज से कोई 3-4 रोज़ पहले डिसाइड हो चुका था कि आज उनको बदीन में होना है। ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी की क़यादत से नाराज हुए। कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत अनमेच्योर है, जिसकी वजह से उनसे राब्ते नहीं हो रहा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फजल रहमान साहब की हेल्थ के बारे में अच्छा, ये पहले चूँकि मुनीर भाई ने अच्छा सवाल एक पूछा, मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान है, उनको हक है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, बयानबाजी भी करें। अगर वो किसी तरह खुश हैं वो खुश भी हो, नाराज़ हैं नाराज़ हों, वो हमारी पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। फैसला आवाम करती है, और जिस सियासी जमात की क़यादत के लिए वो कह रहे हैं कि वो इम्मेच्योर है, उस सियासी जमात
कि कारकुनान आप देखिए जोक दर जोक जीतते जा रहे हैं। कराची शहर में आपने पिछले दिनों देख लिया, उमरकोट में आपने देखा, मलीर में आपने देखा, आपने बदीन में देख लिया। ये शो करता है कि आवाम किसके साथ खड़ी है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि आवाम जो है वो नौजवान क़यादत के साथ खड़ी हुई है, और उम्र की वजह से जस्ट बिकॉज किसी की उम्र कम है किसी को ये कह देना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब बात है। अब आ जाए वो जो एक मिनट प्लीज़ पाक वैक की जो उन्होंने बात की, एक मिनट वो सवाल सेहत वाला जो सवाल का जवाब दे दूँ। देखिए जो इसके मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहूँगा, जब कोई अच्छा होता है तो पीटीआई कहती है हमने किया है, जब कुछ बुरा होता है तो कहते हैं सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। तो जब तक बारिश के अलामात थे तो वो लोगों को बरगला रहे थे कि कोई सिंध हुकूमत ने काम नहीं किया। जब आसार टल गए तो फिर वापस आ गए कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इन लोगों को ये फैसला कर लेना चाहिए कर क्या रहे हैं। जो नालों की क्लियरेंस के हवाले से 25 करोड़ रुपए वज़ीर आला सिंध ने केएमसी के हवाले किए, सिंध हुकूमत ने हवाले किए ताकि आप नालों को क्लियर कर सकें। सॉलिड वेस्ट एक बड़ा मसला है शहर का, और सॉलिड वेस्ट के अंदर एक रुकावट ये थी कि पूरे शहर के अंदर सॉलिड वेस्ट का काम नहीं हो रहा था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जहाँ मौजूद है यहाँ पर सॉलिड वेस्ट नहीं था, डिस्ट्रिक्ट औरंगी जहाँ पर और सनतें हैं वहाँ पर भी सॉलिड वेस्ट का काम नहीं था। तो अच्छी चीज़ ये हुई है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट, उनके टेंडर का प्रोसेस स्टार्ट हुई है, टेंडर चल रही है, और इंशाल्लाह अगले 30 साल में इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को भी सॉलिड वेस्ट के हवाले से मैनेज करना शुरू कर दिया जाएगा। तो कराची के अंदर ओवरऑल जो कचरे की सिचुएशन है उसमें बेहतरी आएगी, और नेचुरली कचरे की सिचुएशन में बेहतरी आएगी तो आपके जो नाले हैं जो क्लॉग होते हैं आप उनको भी ठीक करने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। जो सिंध हुकूमत को जो चीज़ें अपने वसाइल को बरूए कार ला कर देने की ज़रूरत है सिंध हुकूमत उनको इस्तेमाल कर रही है। हमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, माली मुश्किलात हैं, मैं बार बार कहता रहता हूँ। एक बार फिर मैं आपके तवज्जुह से इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि सिंध की आवाम का पैसा सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन केस के अंदर जमा है। उस पैसे को अगर आप सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दें तो सिंध गवर्नमेंट उस पैसे को मलीर के लिए, कराची के बाकी अजला के लिए और सिंध के बाकी अजला के लिए इस्तेमाल करने का प्रोसेस स्टार्ट, जो हमें अभी फाइनेंशियल क्रंच है हम उससे निकल सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि जी उसको मॉनिटर करे उस काम को, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये जो वफाक बार बार उस पैसे के ऊपर नज़र लगा के बैठी हुई है कि वो पैसा वफाक इस्तेमाल करेगा, मैं समझता हूँ वो गैर आइनी चीज़ होगी, गैर कानूनी चीज़ होगी और सूबा सिंध की आवाम के साथ ज़्यादती होगी। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि उस पैसे को, जो पैसे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उस पैसे को सिंध गवर्नमेंट के हवाले करें। उस पैसे को बजट के मुताबिक खर्च किया जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसके अखराजात के बारे में कोई सवाल पूछना चाहता है हम सवालात के जवाब देने को तैयार हैं। उस काम की मॉनिटरिंग करना चाहता है हम उसके लिए भी तैयार हैं, बिकॉज हम खुश होंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई मौजूद जज उसको मॉनिटर कर रहा है तो कल को नैब, शैब, FIA, वफाकी हुकूमत जो हमको तंग करती है, हमारे अफसरान को तंग करती है, वो तंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा तरीका है कि कराची में तेज़ी के साथ हम काम भी कर पाएंगे, पैसा भी अवेलेबल है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उसकी निगरानी भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा वाई मीडिया मैं समझता हूँ निकल सकता है, प्रोवाइडेड कि वफाकी हुकूमत अपनी साजिशें ख़त्म करे और सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक वो पैसे सिंध हुकूमत के हवाले करे, उसको बजट करें, सिंध असेंबली के इजलास से उस बजट को मंजूर कराएं, ट्रांसपेरेंट तरीके से उसके खराजात किए जाएंगे। सर आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनर जो मनसूबा है ये आवाम के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं और डिलीवरी कर रहे हैं, थैंक यू। तरक्याती काम भी हो रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर बन रहे हैं, सर साइट के लिए क्या सोचा है? साइट की 13+2 15 सड़कें हैं जिसकी टेंडरिंग हो चुकी है। सर ये अगर ये मॉडल चल रहा है तो वहाँ पे भी यही मॉडल क्यों नहीं? बताता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो साइट के सनतकार हैं वो मेरे पास भी आए थे, वो हमारे बाकी वज़रा के पास भी आए और वज़ीर आला सिंध से भी हमने उनकी मुलाकात की। उस मुलाकात में उन सड़कों को तय कर लिया गया कि ये सड़कें जहाँ पर इमीडिएट काम करने की ज़रूरत है, वो काम करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पैसों को एयर मार्क कर दिया गया, उसकी टेंडरिंग हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट उसका अवार्ड हो चुका है। 1 अरब रुपया है सर, 1 साल से ज़्यादा हो गया। नहीं, 1 साल ये थोड़ी सी मैं इससे इत्तफाक नहीं करूँगा आपकी। पैसे वो हमारे यहाँ जब लोग मीडिया में देखते हैं कहते हैं भाई ऐलान हो गया। देखिए ऐलान करने से चीज़ें नहीं चलती, उसका एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करते तो फिर नया सवाल पूछता है या कोई कोर्ट सवाल पूछ लेता है।
तो इसलिए तमाम प्रोसेस का यहाँ मुलाजिम अच्छा, आप मुझसे बहस करना चाहिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे पता है, इसलिए मैं आपको सब पता है, हमें कुछ नहीं पता। चलें, थैंक यू।